with another topic from Indian Contract Act 1872. As you all know that we are doing law of agency, and the last session that we completed we discussed about section 188. 188 में मैंने आपको बताया था, even the students who have not watched, on the top you can see this session. Go and watch it out. I told you about the scope of agent's authority. एजेंट की अथॉरिटी जो दी जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, तो उस अथॉरिटी की क्या स्कोप होती है एंड हाउ मच पावर ही कैन एक्सरसाइज, दैट वी डिस्कस इन टुडे सेशन. कंटिन्यूइंग दैट वन, वी आर नाउ ऑन सेक्शन 189. तो सेक्शन 189 बात करता है कि एजेंट की अथॉरिटी, देखिए स्कोप तो आपको पता लग गया कि उसको कब क्या कैसा डिसीजन ले सकता है और उस डिसीजन के लिए प्रिंसिपल भी लायबल रहता है. बट वन मोर थिंग इज हेयर कि एजेंट की अथॉरिटी इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी क्या रहेगी, कि एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो प्रिंसिपल से पूछ नहीं पाता है या प्रिंसिपल की परमिशन नहीं ले पाता, उसको अपना खुद से ही अपनी इंटेलिजेंस से डिसीजन लेना है. तो उस टाइम पर उसकी क्या अथॉरिटी रहती है, वो कितनी हद तक अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, कितनी हद तक डिसीजंस ले सकता है. दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 189. तो आपको दोनों ही सेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है. 188 टेल्स अबाउट द स्कोप इन जनरल एंड 189 टेल्स अबाउट स्कोप इन इमरजेंसी. Right, and one more section we are going to discuss here is section 237. सेक्शन 237 स्टूडेंट्स हमें बताता है कि एजेंट्स एपरेंट अथॉरिटी मीन्स ऑल्दो इट्स नॉट रिटन एनीवेयर बट येस इट इज इनबिल्ट. ये एजेंट को अथॉरिटी दी ही जाती है. समझ लो अगर आपने एजेंट किसी को रख लिया है तो उसकी अथॉरिटी है ही है, एपरेंट अथॉरिटी. सो सेक्शन 189 एंड 237 को डिस्कस करते हैं नंबर वाइज. The very first on your screen you can see is section 189. सेक्शन 189 बताएगा कि एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है इन द सिचुएशन ऑफ एनी इमरजेंसी. एंड हियर इट इज सेड दैट एन एजेंट हैज द अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी. क्या क्या अथॉरिटी होती है कि वो हर काम वो कर सकता है, टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल. मीन्स एकदम से ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई जिसमें कि उसको ये लगता है कि मेरे प्रिंसिपल को इसमें लॉस होगा, या प्रिंसिपल जिसके लिए वो काम कर रहे हैं मेरे बॉस को इसमें नुकसान हो सकता है, मेरे बॉस के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी अगर मैं अभी ये काम करूं तो इससे जो बॉस है या प्रिंसिपल है उसको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा. तो उसको अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के बारे में देखिए सोच कर चलना पड़ेगा. राइट, तो इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट को प्रिंसिपल का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर तरीके का फैसला ले सकता है जो एक ऑर्डिनरी मैन लेगा. So he has to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence. जैसा एक नॉर्मल पर्सन अपने केस में करता है ना, मतलब सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपका खुद का बिजनेस है और आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर लॉस या पर्टिकुलर सिचुएशन में इमरजेंसी में ये करना चाहिए तब मैं फायदे में रहूंगा. तो आपको वही सोच के करना है कि जैसे ये आपका ही बिजनेस है. एजेंट को वहां पर ये नहीं सोचना कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, बल्कि उसको ये सोचना कि मेरा खुद का काम है एंड ही हैज टू कीप always in the priority his principal's interest. राइट, तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है. सेक्शन 189 यही क्लियर बता रहा है कि एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में ये होती है कि वो हर काम करे जिसमें कि वो अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम एनी लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन इन द ऑर्डिनरी प्रूडेंस एज इन हिज ओन केस एंड अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस. वो खुद क्या फैसला लेता उसको वो फैसला लेना है. Right, and here illustrations we have. The very first is an agent for sale may have goods repaired if it be necessary. अगर एजेंट को लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा सामान है जो कि सेल के लिए है और उसकी सेल करनी एट द मोमेंट ही ज़रूरी है, वरना तो सामान खराब हो जाएगा. सपोज पेरिशेबल नेचर का सामान है जो कि डिके हो रहा है या खराब हो रहा है, देन ही मस्ट डू ऑल सच अरेंजमेंट्स फॉर द रीसेंट सेल जो एकदम से करनी पड़ सकती है. सो ही हैज़ टू डू दैट थिंग नेसेसरी. या फिर अगर उसको ये कहा गया है कि उसको पर्टिकुलर सामान की सेल करनी है और उसको लग रहा है इस सामान में रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, पहले वो सामान कहीं से ख़राब हो गया है, पहले उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो उसको वो खुद से डिसीजन लेना चाहिए. इमरजेंसी है, टेक द डिसीजन, गो एंड रिपेयर द गुड्स एंड देन गो फॉर द सेल इफ इट्स सो नेसेसरी.
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेज दैट कि ए है, सपोज ए पर्सन, ही कंसाइन द प्रोविजंस टू बी एट कैलकटा, उसको बी के लिए कुछ कंसाइन करना है, सामान देना है, विद डायरेक्शंस टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी। मतलब ए ने बी को डायरेक्शन दी है कि सामान जो है वो जल्दी से जल्दी सी को भेजो। मतलब यहाँ पर बी कौन हुआ? एजेंट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सी कहाँ पर है? कटक में। और ए ने का क्या बोला है बी को? बी जो कहाँ है? कैलकटा में। तो ए ने बी को बोला है कि सी को कटक में सामान भेजो। नाउ बी में सेल द प्रोविजंस। अगर बी को ये लगता है कि जो सामान है वो मैं कैलकटा में ही भेज दूं, इफ दे विल नॉट बियर द जर्नी टू कटक विदाउट स्पॉइलिंग, कि कटक तक सामान जो है बेच जाने में स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है, तो बेटर एजेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए उस सामान को वहीं पे एट दैट प्लेस वेयर ही इज राइट नाउ, लाइक बी जो कैलकाटा में है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कटक विच इज इन ओडिशा, टू सेल दैट गुड देयर ओनली, एट दैट प्लेस ओनली। ऑल राइट, नेक्स्ट सेक्शन 189 फर्दर क्या मेंशन कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? इट क्रिएट्स अ स्पेशल अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में तो एजेंट के पास एक स्पेशल पावर लगा लीजिए, स्पेशल अथॉरिटी आ गई, उसको खुद को ही प्रिंसिपल मान लेना चाहिए, राइट। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एजेंट इनटू एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी। जैसे नेसेसिटी की सिचुएशन आ जाती है ना, कि अब इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है, तो नेसेसिटी है, करो या मरो, ये सिचुएशन हो जाती है। तो इमरजेंट सिचुएशन में एक एजेंट एक नेसेसिटी की तरह डिसीजन लेना चाहिए, एंड दैट एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्सटेंडेड अथॉरिटी वुड बाइंड द प्रिंसिपल। इस सिचुएशन में जो भी फैसला एजेंट लेगा, वो जो फैसला है उसके लिए प्रिंसिपल खुद ब खुद बाउंड होगा ही होगा। जैसे अभी मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में बताया कि बी को लग रहा है कटक तक सामान जाने में स्पॉइल हो जाएगा, और बी अगर कैलकाटा में ही बेच रहा है, तो ए को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बी ने आपके फायदे के लिए ही काम किया है, right? So this is the thing that is mentioned here. And if the agent was not able to communicate, अगर agent communicate नहीं कर पाया, permission ले नहीं पाया, प्रिंसिपल से रास्ता नहीं पूछ पाया कि क्या करना चाहिए, then principal is bound। और अगर उसको ये लग रहा था that he took the necessary step in the sense that it was the only reasonable prudent course, ये देखिए यहाँ पर लाइन बहुत अच्छी मेंशन की गई है, दैट इट वाज द ओनली रीजनेबल प्रूडेंट कोर्स, कि उसके पास यही एक रास्ता बचा था और जो उसको सही लग रहा था, दैट लेफ्ट ओपन टू हिम, एंड दैट सिचुएशन ही एक्टेड इन अ गुड फेथ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज के इंटरेस्ट में उसने काम किया। देन सेक्शन 189 क्लियरली बोलेगा कि प्रिंसिपल को वो उसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ही पड़ेगी। All right, students, then as I said, we are going to discuss one more section in this session. This is section 237, which says that apparent authority of agent। apparent authority का मतलब क्या है कि when an agent has, जिसके पास कोई authority प्रिंसिपल ने नहीं दी है, and if he done the acts or incurred the obligation to third person, means third person जैसे A ने, B और C, यहाँ पर बी एजेंट है जो ए के लिए काम कर रहा है, और सी के लिए उसने कुछ काम किया है, ठीक है, सी के लिए, ए के लिए सी पर कुछ काम किया है ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट्स और ऑब्लिगेशन। प्रिंसिपल अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आपके एजेंट ने आपके लिए काम किया, बेशक वो थर्ड पार्टी के लिए ऑब्लाइज्ड हो। एंड इफ ही हैज बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट, थर्ड पर्सन को उसने ऐसे इंड्यूस किया कि जैसे वो ए के लिए काम कर रहा है, देन ए इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। इलस्ट्रेशन से समझते हैं ताकि आपको इसको क्लियरली एग्जाम्पल के साथ समझ में आए। लाइक हेयर इज, ए जो है ही कंसाइन द गुड्स टू बी फॉर सेल। ए कहता है बी को कि मेरा ये सामान है, इसको बेचना है, सेल करना है, कंसाइन करो, दो। एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नोट टू सेल अंडर अ फिक्स्ड प्राइस। उसको ये भी क्लियरली बोल रहा है कि तुम पर्टिकुलर रेंज से नीचे इस सामान को नहीं बेच सकते, राइट। सपोज कोई पर्टिकुलर थिंग है और उसको 5000 से नीचे तुम नहीं बेचोगे, इसको प्लस 5000 ही बेचना है। यहाँ पर ए ने इंस्ट्रक्शन दिए बी को। अब सी जो है, जब बी जो है सी को सामान बेचने लगा, ठीक है, तो सी को थोड़ा पता है कि ए ने बी को ये सिचुएशन दे रखी है, या ए ने बी को इंस्ट्रक्शन बता रखी है कि 5000 से नीचे नहीं बेचना। C is being ignorant of this instruction. He enters into a contract with B. B के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है टू बाय द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व्ड प्राइस। जो रिजर्व प्राइस था उससे वो कम में सामान को खरीद लेता है। सपोज उसने 4000 में खरीद लिया,
राइट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब ए जो है इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ए बाउंड रहेगा ही रहेगा। ए और बी के बीच में चाहे कुछ हो, बी को वो बाद में जिम्मेदार ठहराए, अपने एजेंट से कुछ भी कहे, वो अलग बात है, बट सी तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है ना, सी की थोड़ा कोई गलती है, सी ने तो विश्वास में सामान खरीदा है। अब बस सपोज सी को पता होता कि भैया 5,000 से नीचे नहीं वो खरीद सकता, 5,000 से ऊपर ही रेट लगेगा, तो अलग बात थी, बट ही इज नाउ इग्नोरेंट। Okay, one more illustration for you is here, right? A entrusts B with negotiable instruments endorsed in blank, right? A ने B को कुछ negotiable instruments दिए जो कि blank में endorse करने हैं, लेकिन B उनको क्या करता है, he sell them to C, C को बेच देता है जो कि प्राइवेट ऑर्डर्स के खिलाफ है। A ने जो उसको ऑर्डर्स दिए थे उसके खिलाफ जाकर वो C को बेच देता है, बट C को अगेन यहाँ पर कुछ नहीं पता है, तो सेल जो है दिस इज गुड, सी ने जो खरीदा है सी की कोई गलती नहीं है, और ए उसके लिए जिम्मेदार रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो लेटर ऑन बी के साथ कुछ केस फाइल करे, वो डिफरेंट थिंग है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये दोनों सेक्शंस अच्छे से समझ में आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंसेप्ट वी सी फ्रॉम लॉ ऑफ एजेंसी, एंड विद दिस two sections are over. Thank you for watching, thank you for your patience, keep sharing, keep learning. You can follow us on टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, दिस इज द न्यू थिंग दैट वी जस्ट स्टार्टेड नाउ, गो एंड फॉलो अस देयर।